हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टेमेटिक्स गाइड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई मैथ्स इज सो हार्ड फॉर सम स्टूडेंट्स। कुछ लोगों के लिए मैथ्स हार्ड क्यों है तो कुछ लोगों के लिए इजी क्यों है। मैं वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करने वाला हूं जो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा मैथ्स जैसे इजी सब्जेक्ट को हार्ड कंसिडर करवा देते हैं। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल स्टेमेटिक्स गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इन वीडियोस के जरिए अपने आप को इंप्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला फैक्टर है फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। दोस्तों, कई बच्चे अपने स्कूल लाइफ में क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? उन्हें डर रहता है कि कहीं टीचर हमसे कुछ कह देगा, बच्चे हम पे हंसेंगे, हमारे जो कलीग्स रहते हैं या फिर मैं कहूँ अपने जो पार्टनर्स होते हैं, बेंच पार्टनर्स, वो हंसेंगे हम पर। ये सोचेंगे कि ये कैसा सवाल पूछ लिया भाई, या फिर कैसा बेतुका सवाल है, टीचर हमें डांट देगा, मार देगा, या फिर टीचर से डर रहता है बच्चों को। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो डर यही है कि सवाल पूछने से ही लोग डरते हैं, और यही हमारा पहला फैक्टर हो जाता है। अगर ये पहला फैक्टर ना हो तो हमारी कई सारी चीजें बचपन से आसान हो सकती है मैथमेटिक्स में। सोचिए दोस्तों, साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। ठीक है, अगर जैसे मैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको एक पैराग्राफ मिलता है, उसको चलो अच्छे से आपने अगर रट लिया तो आप उसके बेसिस पे 10-15 या फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैथ्स एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जहां पे आप अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, अपना बेस बिल्डअप कर लो, तो आप उसी टाइप के अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको एडिशन आता है तो आप 1+2=3 कर पाएंगे। ये कोई रटने वाली चीज नहीं होती, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 और 2 जब हम जोड़ेंगे तो 3 होगा। लेकिन दोस्तों, अगर यही बात मैं हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, उसमें अगर मैं बोलूं कि एक मैंने जैसे पैराग्राफ दे दिया मुगल एम्परर बाबर के ऊपर पे, तो सपोज मैंने 5 लाइंस का एक पैराग्राफ दिया और उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और उनका रेन पीरियड बता कर दिया, तो इसमें से आप सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। जबकि अगर मैंने आपको सिर्फ मैथ्स का कॉन्सेप्ट बता कर दिया तो आप ऐसे 1000 क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से। आप फिर इसके आगे 1000+2 भी कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि एडिशन ही तो करना है, हमारा तो बेस बिल्डअप हो चुका है। लेकिन इसके आगे जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात की, तो क्या आप उसके बेटे की भी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये लर्न करने वाला सब्जेक्ट है और ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में दोस्तों 2 लोगों का एक बहुत महत्व होता है। ठीक है, पहली चीज तो होता है टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा के देगा और फिर बाद में आपको उस कॉन्सेप्ट को याद करके रखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझेगा कैसे? वो कॉन्सेप्ट तब समझेगा जब आप उसके पूरे डाउट्स क्लियर करोगे। जैसे कि इंटीग्रेशन में ये जो साइन होता है ये एस लेटर से बना होता है। ठीक है, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के पीछे भागते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं और काम खत्म। इसीलिए फिर बाद में उनके बेस वीक रहते हैं और मैथ्स हार्ड पे हार्ड लगते जाता है। हमें यहाँ पर वो काम नहीं करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बात देखनी है कि लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सवाल पूछने अपने टीचर से। ठीक है, आपको पूछना है कि ऐसा क्या है, क्यों होता है, किसी भी चीज के पीछे लॉजिकल थिंकिंग क्या है, रीजन क्या है, ये किस चीज में अप्लाई होता है, ये कहाँ काम में आएगा। ये सब सवाल आपको अपने टीचर से पूछने चाहिए और जितना हो सके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर अप करना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर नजरिए से। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज तो आप सवाल करना शुरू कर दीजिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि बच्चों का बेस बिल्डअप ही नहीं हो पाता। हम स्टैंडर्ड 1 तक के तो चलो 1 2 3 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे जब नेचुरल नंबर, ऑड नंबर पढ़ाया जाता है या फिर प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऐसे जब नंबर्स के सिस्टम पढ़ाए जाते हैं तब हम ये नहीं पूछते ये नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं, होल नंबर्स को होल नंबर्स क्यों बोलते हैं, इंटीजर बनाए क्यों गए। इसीलिए हमारे बेस वहीं से वीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला फैक्टर। अब हम कंसिडर करेंगे दूसरे फैक्टर को। तो दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा या फिर कई लोग जाते भी होंगे, मैं यहाँ पर जिम की बात कर रहा हूं,
तो लोग जिम जाते हैं और वो रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। क्यों? वो ऐसा नहीं करते कि मतलब साल भर में 2 महीने गए और 2 महीने नहीं गए फिर भी वो फिट है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी जो फिट है, जो जिम के थ्रू फिट है बंदा, वो हर रोज जिम जाता है। क्यों जाता है भाई? वो तो एक बार फिट हो गया, ठीक है, तो फिर उसको दोबारा जाने की जरूरत क्या है? वो इसीलिए क्योंकि अगर वो जिम को छोड़ देता है 1 महीने 2 महीने या फिर वो छोड़ देता है जिम को, तो उसकी बॉडी दोबारा ढीली होने लग जाएंगी, यानी कि उसके मसल्स लूज होने लग जाएंगे, उसकी बॉडी बेंडअप होने लग जाएंगी। बेंडअप से मेरा मतलब है जैसा कि आप मस्कुलर सिस्टम देखते हो, जो उनका बिल्डअप हो चुका है वो लूज होने लगता है, तो उनकी बॉडी शेप में नहीं आती, फिर उनकी बॉडी फिर ढीली ढाली होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है उन्होंने कहीं हवा भरी गई है उनके अंदर पे, ऐसा लगने लगता है, ठीक है। तो ऐसा ना लगने के लिए वो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं जिम में, ताकि वो अपनी फिटनेस और बॉडी को मेंटेन करके रख सके। तो ये दोस्तों होता है प्रैक्टिस के कारण। जब वो रेगुलर बेसिस पे इसे करते हैं तब जाके वो फिट रह पाते हैं। वही काम आपको मैथ्स में भी करना है। आपको अपनी पढ़ाई, स्किल, टैलेंट या फिर जो कुछ भी आप काम करते हैं उसमें आपको करते रहना है, वो है प्रैक्टिस। दोस्तों ये प्रैक्टिस का ना एक बहुत महत्व होता है किसी भी चीज में। आपने कुंफू की कई सारी मूवीज देखी होंगी, अक्षय कुमार को देखा होगा। अक्षय कुमार के बारे में तो सबको जानते हैं। तो अक्षय कुमार की एक काफी अच्छी आदत होती है कि वो हर रोज 4 बजे या फिर उसके पहले उठ जाते हैं, ठीक है, ये होती है उनकी प्रैक्टिस। वो फिट रहते हैं, उनका एक रूटीन रहता है, वो उसे फॉलो करते हैं और अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखते हैं। अब ये फिटनेस की बात नहीं होती, यहाँ पे हमारी स्टडी पर भी वही चीज लागू होती है कि प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका नॉलेज आपके साथ में रहेगा। देखिए दोस्तों, इस पे सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर हम प्रैक्टिस कितनी करें कि मैथ्स के लिए सफिशिएंट हो? वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अनलिमिटेड क्वेश्चंस बना सकता हूँ, इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने नॉलेज, अपने क्लास के हिसाब से सिर्फ एक लेवल ऊपर या फिर अपने हाईएस्ट लेवल तक की ही करना है, ठीक है। जैसे कि 4th क्लास तक के आप नंबर सिस्टम सीख लेते हैं, फिगर्स सीख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं, तो उसमें आप सिर्फ इतना कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ, अगर 5 से 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का भी सर्कल बनाने बोले तो वो भी आना चाहिए, और 5 से अगर 8 का भी बोले तो मुझे वो भी आना चाहिए, ठीक है। कम ज्यादा, ऊपर नीचे, मुझे प्रैक्टिस सिर्फ इतनी करनी है कि मेरा एग्जाम क्लियर अप हो जाए और मेरा कॉन्सेप्ट बरकरार रहे, ठीक है। हम देखो प्रैक्टिस तो वैसे अनलिमिटेड तरीके से की जा सकती है ना, लेकिन उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतनी ही करनी है जितनी सफिशिएंट हो, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी फैक्टर तो हमारा ये कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब इसमें हाँ एक और चीज है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं आपको बता के देता हूं कि प्रैक्टिस कभी किसी को परफेक्ट नहीं बना सकती, ठीक है। परफेक्ट कोई नहीं होता, भगवान ने किसी भी चीज को परफेक्ट बनाया ही नहीं है। यहां तक कि जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है वो भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं मानी जाती, उसमें भी थोड़ी सी कमियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट। सपोज आपको अगर किसी भी चीज की आदत है, आपने साइकोलॉजी में ये पढ़ा होगा कि 21 दिन तक कोई भी काम को रेगुलर करने से वो हमारी आदत बन जाता है, तो वही हम फिर उसी काम को परमानेंट हो जाते हैं अगर हम उसे और प्रैक्टिस 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 करते जाए। लेकिन हाँ, कभी क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर मैंने इस काम को 5 साल कर लिया तो 6वें साल के दिन भी मैं इसको 365 दिन तक की कर सकता हूं? नहीं दे सकते गारंटी, क्योंकि प्रैक्टिस से परमानेंटली अचीव नहीं होता। कोई भी चीज परमानेंट रहती नहीं, परफेक्ट बनाती नहीं। प्रैक्टिस से आप सिर्फ एक लिमिट तक के बेस्ट हो सकते हो, ठीक है। यूपीएससी जैसी एग्जाम का स्कोर हर साल आता है, हर साल वो इंडिया की सबसे पुरानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। तो उसका जो स्कोर रहता है उसमें कोई बंदा ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि मैं सपोज अगर 2000 मार्क की एग्जाम होती है तो मैं 2000 में से 2000 लेकर आ जाऊँ, पूरी प्रैक्टिस करूँ, इतनी प्रैक्टिस करूँ, कोई नहीं बोलता। लेकिन फिर भी टॉपर तो निकलता है, फर्स्ट रैंकर तो निकलता है। तो वो क्यों निकलता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते जाता है, वो अपना बेस्ट देता है, इसलिए निकलता है, ठीक है। तो दूसरी चीज हमको सबसे पहले कंसिडर करनी है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस हमें करते रहना है, तभी जाके हमारा मैथ्स का नॉलेज साथ में रहेगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा फैक्टर। दोस्तों मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट होता है, यानी कि आपने जो
फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, सेकंड क्लास में पढ़ा है, ये सब काम में आता ही रहता है, मतलब वो रिपीट होता रहता है, कहीं ना कहीं आपके सामने पे आता ही रहता है। हमारा जो तीसरा फैक्टर है ये काफी लागू होता है उन बच्चों के लिए जो अब हायर क्लासेस में आ गए हैं और फिर भी उनको मैथ्स हार्ड लगता है, और ये फैक्टर काफी काफी हद तक उनके मार्क्स गिराने में जिम्मेदार होता है। और ये मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, ये हर सब्जेक्ट में होता है उनके साथ। देखिए दोस्तों, जो 9th और 10th तक के आ चुके होते हैं उन्हें शर्म आती है लोअर क्लासेस का पढ़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, शर्म आती है उन्हें पढ़ने में। क्यों? उसका कारण ये है कि उन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं की। वो समझते हैं कि हमने 5th क्लास में समझा नहीं, अब कहां से समझेगा। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा फैक्टर है फीलिंग शेम इन लर्निंग। हम सपोज अगर मैं 10th क्लास में आ गया हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ में जो मेरे क्लासमेट्स होते थे उनमें से कई लोगों का बेसिक नहीं आता था। ये जो होता है ना फ्रैक्शनल ऐड करना, 1/3 प्लस 1/5, ऐसी चीजें नहीं आती थी उन्हें। ठीक है, तो वो लोग इस चीज को सीखते नहीं थे। वो लोग पता है क्या करते थे, वो लोग छोड़ते थे इसको और आगे बढ़ते थे। उनको ये नहीं लगता था कि हाँ भाई इसकी जरूरत पड़ेगी कभी, ये हमने पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़े। ऑनेस्टली बता के दे रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का खुद एक सच्चाई है, एक पार्ट है। मैं आपको बता के देता हूँ, 5th क्लास तक के मेरा मैथमेटिक्स काफी अच्छा था, काफी हद तक के स्ट्रांग था। फिर मैंने उस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट लेना कम कर दिया और वो नीचे जाते गया, मेरा स्कोर काफी नीचे चला गया। मैं लगभग 100% से 80% में आ गया था मैथमेटिक्स में। 9th क्लास तक के ऐसा ही चला। फिर 9th क्लास में मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब पढ़ लेना चाहिए, वरना मैं 10th में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैंने 10th में 8th और 9th ये दोनों क्लास का मैथमेटिक्स एक साथ पढ़ा था, और फिर मुझे 10th में 100 में से 97 मार्क्स मिले थे। ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी मेरी उस समय, मेरे ट्यूशन का हाईएस्ट था उस वक्त। तो पहली बात तो शर्म महसूस मत करो पढ़ाई करने में, चाहे फिर वो अभी की हो या फिर पहले की हो। आप 10th में आ गए हो तो भी, आप 10th में हो, 12th में हो तो भी लोअर क्लासेस का रिवाइज करने में कोई शर्म महसूस मत करो। काफी टीचर्स खुद अपने पिछले क्लासेस का रिवाइज करते हैं और इसीलिए उनके पास में नॉलेज सुरक्षित होता है। वही काम स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे तभी नॉलेज हमारे साथ में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो हमारा तीसरा फैक्टर होता है। अब हमारा जो चौथा फैक्टर है वो हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों हमारा चौथा फैक्टर है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड से मेरा मतलब है किसी भी चीज को, या फिर वो साइंस, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो कुछ भी हो, ना समझे तो याद कर लेना बस। हम इसी भरोसे पे चलते हैं और इसी के भरोसे हम 8th क्लास तक के आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, तो सीधे सीधे उनको याद कर लो, क्योंकि समझने में लोग अपना दिमाग खर्च करना नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि बस 5 मिनट की मेहनत हो, लर्न हो जाए, मार्क्स मिल जाए बस। लेकिन वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो नॉलेज फिर वहीं का वहीं छूट जाता है। फिर आगे जब पूछा जाता है कि ये आया कैसे, क्यों होता है, कुछ नहीं आता फिर उनको। बेस अच्छा रहेगा तो आप 12 माले की बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते हो और 12 फुट का झोपड़ा भी। लेकिन अगर बेस ही बेकार है तो 12 फुट का झोपड़ा भी टिकेगा कि नहीं, उसके भी चांसेस नहीं है। 12 माले की बिल्डिंग तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, तो पहली चीज तो यही देखना है कि हमें लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखना है। कोई भी चीज हो हमें सवाल करने हैं कि ये क्यों है, कैसे है, इसका रीजन क्या है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। और ऑनेस्टली बता कर देता हूँ दोस्तों, आपने जो 10th तक का पढ़ा है, 12th तक का पढ़ा है, वो नॉलेज कभी वेस्ट ही नहीं जाता। आप लोगों को लगता है ना कि जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब काम में आएगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता के देता हूँ हर जगह पे काम में आता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप जो बचपन में ABCD भी पढ़ते हो ना, उसी के दम पे आप इतने लिटरेट होते हो कि वर्ड्स फॉर्म करके लिख सको, अपना नाम आप इंग्लिश में लिख सको। ठीक है, तो ऐसा तो कभी सोचना नहीं कि नॉलेज बेकार होता है या फिर नॉलेज कहीं का किसी काम का नहीं रहता। कई लोग तो ये बताते हैं कि पढ़ना लिखना बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना लिखना कभी बेकार नहीं आता। पढ़ना लिखना बेकार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़ते ही ऐसे तरीके से। आप लोग सोचते हो ना कि कई सारे इंजीनियर्स बेरोजगार घूम रहे हैं, डॉक्टरी में जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स ऐसा कुछ नहीं रहता। एक नाम के हजारों इंसान होते हैं, लगभग 7.5 बिलियन पीपल है। ठीक है, अर्थ पे, उसमें से आप एक हो, आप यूनिक हो, फिर भी आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना, एक नाम का तो कोई और भी होगा। अभी
सपोज कर लेता हूँ मैं, किसी का नाम आदित्य है तो आदित्य नाम के कितने सारे लोग होंगे, फिर भी आपके मम्मी पापा क्यों बोलते हैं यूनिक हो आप, ठीक है, आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, क्यों बोलते हैं? डीएनए मैच ही नहीं करता किसी के साथ में, फिंगरप्रिंट, थंब प्रिंट मैच ही नहीं करता किसी के साथ में, यहाँ तक कि आपकी टंग प्रिंट भी मैच नहीं करती, ठीक है। तो ऐसा तो पहली बात छोड़ दो, आपको कुछ भी करना है तो आपको यूनिक बनना पड़ेगा, और यूनिक बनने के लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड नहीं चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। ये लर्निंग एटीट्यूड बहुत खतरनाक होता है, आपको डुबा के रख देगा आगे पे। हाँ, लर्निंग एटीट्यूड काम कब आता है कि हाँ आपको कोई चीज नहीं समझ रही है, एग्जाम का एक दिन बाकी है, तो आप उसको फटाफट लर्न करके बस लिख के आ जाए पेपर पे, तब ठीक है। लेकिन फालतू में फिर 5 साल का अपना जो करियर होता है, या फिर मैं बोलूँ 5 साल अपनी जिंदगी के किसी ऐसी चीज में बर्बाद क्यों करना जो कि आपको आगे काम में ही नहीं आएंगे। लर्निंग एटीट्यूड को ठोकर मारो, इसको रीजन पकड़ो, रीजन ढूंढो क्या होता है मैथ्स में हर एक चीज के पीछे। मैथ्स को लोग तो सिर्फ याद करने में लग जाते हैं, क्योंकि 8th क्लास तक के तो टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम्स आने हैं, ऐसा सोच के चलते हैं। फिर 9th और 10th में दे देते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं MSc BSc किए हुए, PhD किए हुए, तो वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन दूसरे होते हैं, और फिर वहीं पर ही हम अटक जाते हैं। और फिर बाद में मम्मी पापा बोलते हैं लड़का तो अच्छा था पढ़ाई में लेकिन कर नहीं पाया, पेपर हार्ड आया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप ही की गलती थी कहीं ना कहीं पे। अगर आपने लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ा तो आप फिर आगे पछताओगे, तो इसे छोड़िए। और चलेगा एटीट्यूड, ये भी आपको छोड़ना होगा कि हाँ हमने आज नहीं किया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, तो ये सब छोड़ दीजिए, जो करना है अभी कर लीजिए, है कि नहीं। कुछ अगर अच्छा खाने को बने तो आप क्या करते हो, आप पहले अच्छा अच्छा खाओगे, क्यों खाओगे, कहीं वो खत्म हो गया तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा, यही सोचते हो ना। तो वही तो आपको भगवान ने भी अपॉर्चुनिटी देके रखी है, 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन में, एक भी सेकंड को मिस क्यों करना, समझ रहे हो। तो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 5वां फैक्टर लर्निंग एटीट्यूड, और चलेगा एटीट्यूड को छोड़िए, आप फिर पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ के किसी भी मोड़ पे। ये हमारा जो चौथा फैक्टर है, ये बहुत बहुत लोगों की जिंदगी तबाह करता है, क्योंकि वो सिर्फ लर्न ही करते हैं, लर्न ही। मेडिकल फील्ड से लेकर इंजीनियरिंग फील्ड, चाहे कोई भी फील्ड हो, लोग लर्न करते जाते हैं, समझते हैं ही नहीं। जिसने समझ लिया तो वो फिर उसकी नैया पार है। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा 5वां फैक्टर। तो दोस्तों अब है ये हमारा आखिरी फैक्टर, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये दो फैक्टर्स, यानी कि या फिर ये एक फैक्टर जो है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता जाता है, और ये टीचर्स पे डिपेंड करता है, कई बच्चों के तो सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट से मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट में तो कोई इंटरेस्ट ही ना होना। कि जैसे पकड़ लीजिए, अब कोई 5th क्लास में जो बच्चा है, अब उसे बनना है डॉक्टर, तो उसे पता है कि मुझे मैथ्स का तो कुछ काम में आएगा नहीं, ठीक है, मतलब मैथ्स से अल्टीमेटली रिश्ता टूटना ही है, तो वो मैथ्स में इंटरेस्ट ना लेकर साइंस में बायो को चुनेगा, ठीक है, बायो, या फिर मैं बोलूँ साइंस में ही इंटरेस्ट लेना ज्यादा से ज्यादा। और वहीं अगर मैं किसी इंजीनियरिंग फील्ड या फिर स्टैटिस्टिकल फील्ड के बच्चों की बात करूँ, तो वो ज्यादा से ज्यादा देखेंगे कि मुझे मैथ्स में ही इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के सहारे मेरी एग्जाम क्लियर अप हो सकती है, मैथ्स के सहारे ही मैं इन एग्जाम्स को क्लियर अप कर सकता हूँ, मैथ्स पढ़ने से ही मेरा क्लियर अप होगा, या और भी बेटर लैंग्वेज में बोलूँ तो मैथ्स ही होगा मेरा करियर चॉइस। और जो दूसरी चीज़ है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन लेवल तो वेरी करता रहता है जगह के हिसाब से। सपोज अपन ने अगर अच्छा खासा ब्रेकफास्ट लिया है, हम स्कूल में जाके बैठते हैं, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा रहता है। और अगर सुबह नाश्ता ही नहीं किया तो फिर ऐसा सोचते हैं कि बस ब्रेक कब होगी, खाना खाने कब मिलेगा, या फिर अगर खाना खाया नहीं तो फिर सपने में आपके जलेबी आती रहती है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स वेरी करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैथ्स आपका बेकार होगा, ठीक है। मतलब अगर बायो की फील्ड में जाना है, डॉक्टर मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो मैथ्स पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। या फिर जैसा कि मैंने बता कर दिया कि नॉलेज कभी बेकार नहीं होता, वो फिर चाहे किसी भी फॉर्म में ले आप, नॉलेज कभी यूजलेस नहीं जाता, वो हमेशा आपके साथ रह सकता है, आपको काम में ही आएगा। और कुछ नहीं तो दोस्तों एक काम तो आप लोग कर ही सकते हो ना, चलो 10th तक के अच्छे से पढ़ लो, ठीक है,
10th में हो सकता है आपने भी मैथ्स में अच्छे से ध्यान दे दिया, सिर्फ 10 तक के पढ़ लो या फिर 12 तक की पढ़ लो मैथ्स, 10th और 12 तक के आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका रिजल्ट तो अच्छा खासा बिल्डअप हो सकता है। उसके बाद में तो क्योंकि आपको फ्रीडम रहता है सब्जेक्ट चूज अप करने का, जैसे कि आपको बायो के फील्ड में आना है तो आप बिंदास ले सकते हो, पीसीबी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये सब आप चूज कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आप चूज नहीं कर सकते, तो फिर आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ आपका बेस्ट देना, और बेस्ट देने से मेरा मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वली कंसिडर करके अपना बेस्ट देना। अब ऐसा नहीं बायो में इंटरेस्ट है तो फिर बायोलॉजी को पहले पढ़ लो, और फिर मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ्स को छोड़ ही दो। ऐसा करने से तो कोई मतलब नहीं आने वाला, क्योंकि आपका 10th बोर्ड का 12th बोर्ड का जो रिजल्ट बनेगा वो तो सारे के सारे सब्जेक्ट को लेकर कंसिडरेशन में बनने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा सीधा बोल देंगे कि हाँ आपको बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स है, यानी कि बायोलॉजी में 90% है तो आपको हम आगे एडमिशन दे देंगे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है 10th तक। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबको मालूम है कि 10th तक के तो बेस बिल्डअप सब्जेक्ट्स होते हैं सारे के सारे, आपको उस पर आपको कोई जोर नहीं रहता। देखिए अगर आपके हाथ में ऑप्शंस है तो आप बेस्ट चूज करिए, लेकिन आपके हाथ में तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता ना बच्चों कि आप 10th तक के अपने सब्जेक्ट्स को चूज करके रख सके। तो उससे बेटर है कि आपके हाथ में जो सब्जेक्ट्स आए उनमें फुल कॉन्सेंट्रेशन लेवल से पढ़ाई करते हैं और अपना बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं। और वैसे भी वो पहला मोमेंट होता है कि मतलब आप अपने मम्मी पापा को एकदम प्राउड फील करवा सको कि आपके 90% के ऊपर आते, तो मम्मी पापा को कितना प्राउड फील होता होगा कि हमारे बेटे के 90% आए, हमारी बेटी के 90% आए। वो खुशी सिर्फ वही जानते हैं और एक और लोग जानते हैं, और वो है खुद स्टूडेंट्स जिनके 90% नहीं आते, क्योंकि उनको अहमियत मालूम होती है कि 90% आ जाते, थोड़ी और मेहनत करता तो आ जाते। ऐसा तो लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये दो चीजें, दो फैक्टर्स हमारा पूरा खेल खत्म कर सकती है। देखिए ये जो फैक्टर्स है ये तो आपको चलो मैथ्स के लिए काम में आएंगे, लेकिन आप अगर किसी भी चीज को बिना इंटरेस्ट बिना कंसंट्रेशन के पढ़ते हो या फिर बिना कंसंट्रेशन के देखते हो तो फिर वो यूजलेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता के देता हूँ। आप अगर कोई भी मूवी को देखते हो तो आप ध्यान से देखते हो, आपको कैरेक्टर्स के नाम याद हो जाते हैं। क्यों नाम याद हो जाते हैं? अच्छा अगर मैं कोई कैरेक्टर बोलूँ भी, आपको तो मालूम है कि शाहरुख खान का असली नाम शाहरुख खान ही है या फिर एक दूसरा नाम है, लेकिन वो नाम मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो शाहरुख खान ही है और मुझे मालूम भी नहीं है वो नाम, तो उसे कंसिडर नहीं करते। जैसे शाहरुख खान का नाम है शाहरुख खान, लेकिन आप अगर कुछ उसे मूवी में देखते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो? आप यही बोलते हो कि राहुल था, प्रेम था, या फिर जो भी उसका मूवी का नाम होता है आप उसे उस नाम से जानते हो, भले ही आपको उसका असली नाम मालूम हो। तो वो आपको क्यों याद रह जाती है? क्योंकि आप उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखते हो ना, इंटरेस्ट से देखते हो, आप इतना इंटरेस्ट लेके देखते हो कि वो कैरेक्टर्स आपके दिमाग में बस जाता है। तो ठीक वैसे ही अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो फुल कॉन्सेंट्रेशन लेवल से, फुल अपना पूरा इंटरेस्ट देके, अपना बेस्ट देके, तो आप एग्जाम में भी अपना बेस्ट निकलवा सकते हो। और उसी के चलते दोस्तों अच्छा खासा रिजल्ट आता है कि हाँ। और अच्छा अगर ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो फिर ये एक चीज तो होना ही चाहिए, और अगर ये भी नहीं है तो फिर तो आपकी लाइफ बेकार हो सकती है। एम तो रख ही सकते हो, चलो इंटरेस्ट नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। इंटरेस्ट किसको होता है? 9 के 9 सब्जेक्ट्स में तो कभी इंटरेस्ट नहीं आया होगा 10 तक के हर एक बच्चे को कि हाँ सर मेरे को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स साइंस मेरे को सब में इंटरेस्ट है और मैं सारे सब्जेक्ट को फुल कॉन्सेंट्रेशन से करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ बोलो या फिर मेंटेलिटी बोलो, तो वो किसी भी एक ही चीज पर ही अच्छे खासी फोकस कर सकती है। अब वो चाहे तो मैं मैथ्स बोल लूँ, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट हो सकता है या फिर किसी को साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो हर साल स्टेट वाइज टॉपर भी निकलता है, आपकी क्लास का भी रैंकर निकलता है, स्कूल के भी रैंकर्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं वो? क्योंकि अगर ये दोनों चीज नहीं है तो फिर ये तीसरी चीज उनको मोटिवेट करती है, एम। वो एम बना के चलते कि चाहे जो हो जाए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मैं पढ़ूंगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहा फिर भी मैं पढ़ूंगा या फिर मैं पढ़ूंगी, और फिर ये बन जाता है एम। ये एम ही इनका मोटिवेशन रहता है जो उनसे बेस्ट निकलवा के अबव 90%, अबव 95%। मैं ये नहीं कह रहा कि 75% बुरे हैं या फिर 60% बुरे हैं। परसेंटेज इस बात का सबूत ही नहीं है कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ ये एक चीज का सबूत जरूर है, वो है कि आप अपने लक्ष्य से कितना प्यार करते हो।
ठीक है, आप कितनी जल्दी मैच्योर होते हो, ये इन चीजों का सबूत जरूर है। और इसीलिए आपके 10th के परसेंटेज को कंसिडर किए जाते हैं 11th के एडमिशन के लिए, क्योंकि ये सबूत होते हैं कि हाँ वो बंदे ने अपने लिए मेहनत की है, वो जानता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो मेच्योरिटी का सबूत होता है एक तरह से। इसीलिए परसेंटेज को पहले अहमियत दी जाती है, वरना तो और भी फील्ड्स है। ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो एम बनाओ अपना, और एम बनाओ, इस एम को मोटिवेशन बनाओ और इसके लिए काम करो, तो आपका रिजल्ट पक्का बेटर आएगा। फिर मैथ्स क्या, मैथमेटिक्स 11, 12, बीएससी जो हो, बीटेक वगैरह जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन एम बनाओ। तो दोस्तों अब मैं एक बार पूरे के पूरे 5 फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके समराइज कर देता हूं वीडियो को। दोस्तों हमारा पहला फैक्टर था आज का हमारा टॉपिक, तो सबसे पहले व्हाई मैथमेटिक्स इज सो हार्ड। ठीक है, मैथमेटिक्स हार्ड क्यों है, तो इसमें हमने पहला फैक्टर कंसिडर किया फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने में डरना। कभी भी डरना नहीं चाहिए हमें, जो कुछ भी है मन में सवाल पूछना चाहिए, नहीं समझा तो फिर से पूछना चाहिए। कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को कई बार समझा के देते हैं, और कई टीचर सिर्फ 1 या 2 ही बार समझाते हैं, तो इससे हमें डरना नहीं है कि टीचर क्या बोलेंगे, या फिर इससे भी डरना नहीं कि क्लासमेट्स क्यों हंसेंगे हम पर, या फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे, या फिर बाहर हमें चिढ़ाएंगे। इस चीज से बिल्कुल नहीं डरना है, हमें सवाल करने हैं, क्योंकि ये सवाल ही हमें आगे तक के लेकर जाएंगे। वरना आज से 4-5 साल बाद हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो काफी देर हो चुकी होगी। दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। दोस्तों हमें किसी भी चीज को प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर जिम का एग्जांपल कंसिडर किया था, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा वही चलता है। लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, फिटनेस के लिए काफी क्या बोलते हैं उनको, काफी सोचते हैं, मतलब फिटनेस पे काफी ध्यान देते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज होती है कि लोग फिटनेस के लिए जिम जाते हैं और उसे मेंटेन करके रखते हैं। तो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना काफी जरूरी होता है। मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल कंसिडर किया था और प्रैक्टिस को यहाँ पर मेन मुद्दा बता कर दिया था कि मैथमेटिक्स हार्ड लगता है हमको प्रैक्टिस के कारण, हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है, या फिर हम ये सोचते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। यहाँ से तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से तो आप क्वेश्चन में उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे ना। तो एक बात बता कर दो, नॉलेज तो वेस्ट हो जाता है अगर एक तरह से अगर मैं उसे अप्लाई ना करूँ तो। ठीक है, अगर मैं कहीं पर नॉलेज रखता हूँ, एक किताब पढ़ी है मेरे पास, तो वो वेस्ट है एक तरह से, रद्दी की तरह ही पढ़ी है, जब तक कि मैं उस किताब को खोल के पढ़ूंगा नहीं। तो उसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि आप नॉलेज को यूज कर सके और उसे अप्लाई कर सके अपने क्वेश्चंस में। तीसरा, फीलिंग शेम इन लर्निंग। तो दोस्तों ये तो हमारा मुख्य फैक्टर होता है एक तरह से, क्योंकि 10th से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन तक कई लोग सिर्फ इसी चीज से डरते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर हम पुराना अभी क्यों पढ़े, लोग चिढ़ाएंगे, या फिर पहली बात तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। हमें इस रोग को काट के फेंकना है, अपने शरीर से निकाल के फेंकना है। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी बहुत शर्म आज के दिन आएगी कि हाँ मैं पुरानी क्लासेस का पढ़ रहा हूँ, मैं 10th में आके 8th क्लास का पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जब आपका लेकिन 10th का रिजल्ट आएगा ना, तब फिर कोई नहीं बोलेगा कि ये बंदे ने 8th क्लास का पढ़ाई किया है, कोई बोल ही नहीं सकता। सबके सब लोग बोलेंगे कि भाई बंदे ने मेहनत की होंगी तब जाके इतना रिजल्ट आया। वो मेहनत आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। चौथा है हमारा लर्निंग एटीट्यूड, या फिर चलेगा एटीट्यूड। हमें यहाँ पर लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखना है, हमें किसी भी चीज को समझना है, अच्छे से दिमाग पे जोर डाल के अच्छे से समझ लेना है, अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करना है, कंफ्यूजन दूर करना है, तभी जाके उसे अप्लाई करेंगे। हाँ एक और चीज दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम को 1 दिन बाकी है तो आप किसी चीज को समझने बैठ जाओ। आपको सीधे सीधे उसे लर्न करके साइड करना पड़ेगा कि हाँ इससे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, ट्रू फॉल्स आ जाए, जो कुछ आ जाए मैं अपना मैक्स टू मैक्स दे पाऊँ। पांचवा है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्सेंट्रेशन। ये कई लोगों में होता है, कई बच्चों में होता है, इंटरेस्ट नहीं ले पाते अपने सब्जेक्ट्स में, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो अगर ये 2 काम नहीं कर सकते तो फिर ये तीसरा काम कर लो, एम बना लो, बस काम खत्म। एम बना लो कि मुझे मैथ में 80 लाना है, मुझे साइंस में 90 लाना है। ठीक है, ये एम जब तक के नहीं बनाओगे ना तब तक के तो ये इंटरेस्ट और कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस दिन एम बन गया ना, इंटरेस्ट भी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, क्योंकि आपके सामने आपका लक्ष्य है, आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों इसी के साथ ये 5 फैक्टर्स में से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के दीजिएगा कि इनमें से कौन से फैक्टर्स आपको, या फिर आपको ये कौन से फैक्टर्स मैथ्स को हार्ड लगते हैं। मतलब ये कौन से फैक्टर्स इनमें से ऐसा फील करवाते हैं आपको कि मैथ्स हार्ड है। ठीक है दोस्तों, मुझे बता कर दीजिएगा कौन सा फैक्टर है। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल स्टेमैटिक्स गाइड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जब कमेंट करते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का,
और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को जरूरत है, हम सही काम कर रहे हैं, सही राह पे हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या मैं सही राह पर हूँ, क्या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ किसी काम की है भी या फिर नहीं। तो आप जब कमेंट करते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी की मदद कर रहा है। फिलहाल तो अभी मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए इतना कर सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये मैथमेटिक्स को मैं इजी कैसे बनाऊं, इसकी वीडियो मैं जस्ट कल के दिन लेकर आ रहा हूँ, तो आप उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।